दोस्तों, इसरो ने 12 अगस्त 2021 की सुबह 5:43 पर रॉकेट से EOS-3 की लॉन्चिंग तो सफलतापूर्वक की, लेकिन रॉकेट के तीसरे स्टेज यानी क्रायोजेनिक इंजन के अपर स्टेज में तकनीकी खामी आने की वजह से उससे संपर्क टूट गया। सैटेलाइट और उसके साथ क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में अपनी तय कक्षा में पहुंचने से पहले ही लापता हो गया। इसरो ने अपने बयान में कहा कि मिशन जिस हिसाब से पूरा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चलिए आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर धरती से सही सलामत निकले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, सुबह 5:43 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से GSLV F-10 रॉकेट सटीकता के साथ उड़ाते हैं। 2 मिनट तक उड़ने के बाद पहले स्टेज यानी रॉकेट के सबसे निचले हिस्से में लगे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स 2 मिनट 29 सेकंड के बाद अलग हो जाते हैं। इसके बाद पहला स्टेज रॉकेट को तेजी से अंतरिक्ष की ओर लेकर तेजी से ऊपर जा रहा था। उस समय गति थी 2688 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 9679 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, लॉन्च के करीब 2 मिनट 31 सेकंड के बाद रॉकेट का पहला स्टेज यानी GS-1 यान से अलग हो गया और दूसरा स्टेज पहले स्टेज के अलग होने से 1 सेकंड पहले शुरू हो चुका था। दूसरे स्टेज यानी GS-2 के साथ EOS-3 सैटेलाइट 3813 मीटर प्रति सेकंड यानी 13729 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने तय स्थान की ओर जा रहा था। इसी समय सैटेलाइट के ऊपर बने हीट शील्ड यानी रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से का कवर हट गया। लॉन्च के करीब 4 मिनट 51 सेकंड के बाद दूसरा स्टेज बंद हुआ। इसके 4 सेकंड बाद दूसरा स्टेज रॉकेट को छोड़कर अलग हो गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इस समय रॉकेट की गति 5206 मीटर प्रति सेकंड यानी 18741 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों, श्रीहरिकोटा स्थित मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिक खुशियां मना रहे थे। हालांकि सारे वैज्ञानिक अपने अपने कंप्यूटर पर नजर गड़ाए हुए थे कि जब तक सैटेलाइट अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक डेटा पर ध्यान देते रहना है। लॉन्च के करीब 4 मिनट 56 सेकंड के बाद तीसरा स्टेज यानी GS-3 जिसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं उसने अपनी शुरुआत कर दी, लेकिन अचानक मिशन कंट्रोल सेंटर से उसका संपर्क टूट गया। सेंटर में सन्नाटा पसर गया। फिर भी टेलीमेट्री स्क्रीन पर ग्राफ में डेटा बीच बीच में आ रहा था। वैज्ञानिक सोच रहे थे कि ये ठीक हो सकता है। रॉकेट के लॉन्च के करीब 18 मिनट 24 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन को बंद होना था। इसके 5 सेकंड यानी 18 मिनट 29 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन को बर्न आउट करना था, जो नहीं हुआ। फिर 18 मिनट 39 सेकंड पर EOS-3 से अलग होकर हट जाना था, ये भी नहीं हुआ। यानी 18 मिनट 29 सेकंड और मिशन पूरा होने के आखिरी समय 18 मिनट 39 सेकंड के बीच इंजन और सैटेलाइट से संपर्क टूट गया। दोस्तों, इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव की लकीरें दिखने लगी। थोड़ी देर तक वैज्ञानिक आंकड़ों के मिलने और अधिक जानकारी का इंतजार करते रहे। फिर मिशन डायरेक्टर ने जाकर सेंटर में बैठे इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन को सारी जानकारी दी। इसके बाद इसरो प्रमुख ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खामी पता चली है, जिसकी वजह से यह मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। दोस्तों, इसके बाद इसरो ने घोषणा की कि मिशन आंशिक रूप से विफल रहा है। तत्काल इसरो द्वारा चलाया जा रहा लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया। अगर ये मिशन कामयाब होता तो सुबह करीब 10:30 बजे से ये सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता। इस लॉन्च के साथ इसरो ने पहली बार 3 काम किए थे। पहला, सुबह 5:45 बजे सैटेलाइट लॉन्च किया। दूसरा, जियो ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करना था। तो वहीं तीसरा, ओजाई पेलोड फेयरिंग यानी बड़े उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना। दोस्तों, इसरो ने पहली बार सुबह 5:45 पर अपना कोई सैटेलाइट लॉन्च किया। इससे पहले कभी भी इस समय पर कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं छोड़ा गया था। सुबह लॉन्चिंग से मौसम के साफ रहने का फायदा तो मिला, लेकिन बीच रास्ते में क्रायोजेनिक इंजन ने धोखा दे दिया। दूसरा, सूरज की रोशनी में अंतरिक्ष में उड़ रहे अपने सैटेलाइट पर नजर रखने में आसानी होती है। इसरो ने अभी तक जियो ऑर्बिट यानी धरती से 36,000 किलोमीटर दूर की स्थैतिक कक्षा में किसी रिमोट सेंसिंग यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को नहीं तैनात किया था। ये पहली बार होता जब EOS-3 इतनी दूरी पर भारत की तरफ अपनी नजरें गड़ाकर निगरानी रखता। दोस्तों, आप यूं भी कह सकते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष में CCTV लगा रहा था।
ये सैटेलाइट पूरे दिन भारत की तस्वीरें लेता रहता, हर आधे घंटे में ये पूरे देश की तस्वीरें लेता रहता, जिसे जरूरत के हिसाब से इसरो के वैज्ञानिक या देश के अन्य मंत्रालय या फिर विभाग प्रयोग कर सकते थे। पहली बार 4 मीटर व्यास वाले ओजाइब आकार का सैटेलाइट को GSLV की नाक में रखा गया था, यानी EOS-3 सैटेलाइट OPLF कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये है कि सैटेलाइट 4 मीटर व्यास के मेहराब जैसा दिखाई देगा। दोस्तों, ये सैटेलाइट प्राकृतिक आपदाओं और मौसम संबंधी रियल टाइम जानकारी भी देता। ये तस्वीरें रियल टाइम में इसरो के केंद्रों को प्राप्त होती, जिनका उपयोग जलीय स्रोतों, फसलों, जंगलों, सड़कों, बांधों, रेलवों के निर्माण में भी किया जा सकता था। इतना ही नहीं दोस्तों, इस सैटेलाइट की ताकतवर आंखें हमारी जमीनी और जलीय सीमाओं की निगरानी भी करती। इसकी मदद से दुश्मन की हलचल का पता भी किया जा सकता था। इस सैटेलाइट की खास बात थी इसके कैमरे। इस सैटेलाइट में 3 कैमरे लगे थे। पहला मल्टी स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड, तो वहीं दूसरा हाइपर स्पेक्ट्रल विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड और तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। दोस्तों, पहले कैमरे का रेजोल्यूशन 42 मीटर, दूसरे का 318 मीटर और तीसरे का 191 मीटर, यानी इस आकृति की वस्तु इस कैमरे में आसानी से कैद हो जाती। विजिबल कैमरा यानी दिन में काम करने वाला कैमरा जो सामान्य तस्वीरें खींचेगा। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड कैमरा भी लगा है जो रात में तस्वीरें लेता, यानी भारत की सीमा पर किसी तरह की गतिविधि हुई तो EOS-3 सैटेलाइट के कैमरों की नजर से बचेगी नहीं। ये किसी भी मौसम में तस्वीरें लेने के लिए सक्षम था। इसके अलावा इस सैटेलाइट की मदद से आपदा प्रबंधन, अचानक हुई कोई घटना की निगरानी की जा सकती थी। साथ ही साथ कृषि, जंगल, मिनरलॉजी, आपदा से पहले सूचना देना, क्लाउड प्रॉपर्टीज, बर्फ और ग्लेशियर समेत समुद्र की निगरानी करना भी इस सैटेलाइट का काम था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।